सपने देखने में मिडिल क्लास, हाई क्लास बीच में नहीं आता है, चाहे लो क्लास हो। सपना हर कोई देख सकता है और बीच में आता है कि सपने पूरे करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मेन बात। खाना कुछ अच्छे से नहीं आता बनाने, तो खाने के अलावा जो काम होता है घर का, जैसे झाड़ू पोछा, एक्स्ट्रा काम, तो वो झाड़ू पोछा वाला काम, बर्तन वाला काम मेरा होता था। तो इससे होता था कि अब मेरा एक्सरसाइज भी होता। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। और आज इस ब्लॉग में मैं आप लोग से एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने बिना कोचिंग, बिना प्राइवेट ट्यूशन लिए इंडिया का सेकेंड टफेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक किया घर बैठे। तो नेहा दी, सबसे पहले मैं आपको Thank you so कॉन्ग्रेचुलेसन much. करना चाहता हूं कि आपने Thank एग्ज़ाम you. क्रैक किया। मेरा वेलकम। नाम नेहा कुमारी है। मैंने 64वीं बीपीएससी में 1326वीं रैंक प्राप्त किया और मुझे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। नेहा दी, सबसे पहले सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम लोग आपका पुराना इंटरव्यू बहुत सारे चैनलों पे देख चुका हूँ। तो आपका मन कब बना कि मैं बीपीएससी की तरफ मुड़ूँ? क्योंकि देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली से और एक लड़की होने से, तो मिडिल क्लास के फैमिली के पेरेंट्स उतना अलाउ नहीं करते या उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं लड़कियां के पीछे। ये इंडिया की कड़वी सच्चाई है। तो आप इस पर क्या सबसे कहना पहले चाहते तो हैं? हम कहना चाहेंगे कि सपने देखने में मिडिल क्लास, हाई क्लास बीच में नहीं आता है, चाहे लो क्लास हो। सपना हर कोई देख सकता है और जी। बीच में आता है कि सपने पूरे करने जी, में जी। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मेन बात है। तो सपना तो हर कोई देख सकता है, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं आता है कि लड़की हैं या आप लड़का हैं। तो मेरा भी शुरुआत से रहा था, लगभग 10th क्लास से मेरे मन में था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। 10th किए, मेरा बिहार बोर्ड से हिंदी मीडियम से 10th था, 12th भी हिंदी मीडियम से ही रहा था मेरा। उसके बाद ग्रेजुएशन 2017 में मेरा कंप्लीट हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि सिविल सर्विसेज की तरफ अब आ गया है टाइम कि जाना चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन था कि ऑनलाइन कोचिंग किया जाए, कोचिंग किया जाए इंस्टीट्यूट में, या फिर ऑनलाइन, क्योंकि उस समय नेट पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल थे। तो मुझे ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं घर आके तैयारी करना शुरू कर दी। तो शुरुआत में जब मैं 2017 में घर आई थी, लगभग अक्टूबर के आसपास, तो उस समय कुछ भी नहीं पता था बीपीएससी क्या होता है, कैसे जाना होता है, इसमें कुछ भी नहीं पता था। तो फिर मैंने ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो देखे, जो भी टॉपर्स के थे, उनका जो भी था स्ट्रैटेजी, कौन से वो लोग बुक्स प्रेफर करते हैं, वो सब एक नोट किए। उसके बाद सर्च किए कि कौन कौन से टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ दिन में ये सब मिल गया, बहुत टाइम लगा। शुरुआत में कुछ भी नहीं पता था, जैसे कि बुक्स भी नहीं, मुझे तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो भी फैमिली का है उतना एजुकेशनल नहीं है। तो खुद से ही नेट पे सर्च करके बुक्स कौन सा लेना चाहिए, टॉपर्स के वीडियो देखे। और उसके बाद यूट्यूब पे भी बहुत सारे, ऐसा नहीं, बहुत सारे टीचर भी पढ़ाए हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही करके 2017 मेरा ऐसा ही निकल गया कि बस सर्च ही करने में निकल गया क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। फिर 2018 में लगभग इतना पता चल गया था कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो उसके बाद स्टार्ट हो गए पढ़ाई करना, और 2018 में ही मेरा प्री हुआ था। तो इतना, मतलब अगर आप कंटिन्यू देते हैं टाइम अपना, तो 6 से 7 महीने में आप बीपीएससी का प्री निकाल सकते हैं और लगे रहना है। उसके बाद ऐसे ही मेरा मतलब 18 में प्री हुआ, तो प्री का एग्ज़ाम दिए, क्लियर हो गया। उसके बाद मेंस का टाइम आया। तो मेंस में क्या था ना कि आप अगर अपने आप को अपडेट रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, जो भी इंडिया में हो रहा है, जो भी इंसिडेंट्स हो रहा है, अभी बीपीएससी का भी है कि करंट अफेयर बेस ही सारा हो गया, तो 80% लगभग करंट से ही पूछता है इसमें भी। तो मेरा ये था कि 17 से हम कंटिन्यूस लगे रहे, ऑनलाइन से ही, कंटेंट से ही मेरा जुड़ाव एकदम लगा रहा। तो ये रहा कि मेंस राइटिंग में भी हमको ये बहुत हेल्प किया। उसके बाद साथ ही इंटरव्यू का, तो मेरा ग्रेजुएशन अच्छे से था, तो मेरा इंटरव्यू में लगभग 95% था कि ग्रेजुएशन पेपर से ही पूछा गया था।
तो ये भी इंटरव्यू में हमको हेल्पफुल रहा। जी। तो दीदी मैं सबसे आपसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि जो 12th में आपने एग्ज़ाम दिया था, 12th बोर्ड में आपकी कितनी परसेंट थी और कौन सा सब्जेक्ट आपका जब मेन था मैं 12th में? 12th का एग्ज़ाम दी थी तो मेरा सेकंड डिवीज़न आया था। लेकिन मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था, तो मैं उसके बाद स्क्रूटनी के लिए अपना पेपर को दिया, तो फिर मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया। जी। और मेरा उस समय स्ट्रीम था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और उसके बाद जब आपने 12th किया तो फिर आप मेरा ग्रेजुएशन कहाँ से ग्रेजुएशन किए? पटना वुमेंस कॉलेज से हुआ है। पॉलिटिकल साइंस जी। बैकग्राउंड था उसका। तो पटना पटना जाने का सिलसिला कैसे चालू हुआ कि पटना वुमेंस कॉलेज में नहीं, लेना है, जैसे बाकी तो एक्चुअली जब वही। हम एंट्रेंस मेरा 12th ख़त्म हुआ तो मेरे कुछ रिलेटिव बोले कि सजेस्ट किए कि एंट्रेंस एक बार देख लो, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैंने पटना वुमेंस जी। कॉलेज का एंट्रेंस दिया एग्ज़ाम, तो फिर वो हो गया, तो फिर एडमिशन ले लिया। तो उसमें मेरे को स्कॉलरशिप भी मिला था, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। जी। तो ग्रेजुएशन आपने कौन कौन सा मेरा सब्जेक्ट से किया मेन था? था पॉलिटिकल साइंस और साइड से हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही पेपर पूरा सोच के रखे थे कि जाना ही है इस लाइन में, तो आर्ट्स से ही किया। ग्रेजुएशन के बाद आप बीपीएससी की तरफ कैसे मुड़ गए कि एकदम बीपीएससी ही करना है या सिविल सर्विस की तैयारी करना है, या और कोई एग्ज़ाम तो नहीं देखे कि एसएससी, बैंकिंग, जैसे मेनली लड़कियां प्रीफर करती है बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, तो आप इधर ध्यान नहीं दे के डायरेक्टली सिविल सर्विस की तरफ ध्यान दिए बीपीएससी की तरफ? नहीं, ग्रेजुएशन से नहीं, एक्चुअली 10th देने के बाद से मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे का होता है कि चलो 12th के बाद इंजीनियरिंग रख लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, या फिर मेडिकल लाइन चूज़ करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। 10th से ही मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, तो फिर उसके लिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन होता है, तो फिर एक 10th से ही ये सोच के रखे थे, ग्रेजुएशन के बाद एकाएक नहीं आया। तो अच्छा, जैसे कि गांव में आप बोले कि हम घर से रह के तैयारी किए, तो आपने तो फिर घर में जब रहते थे तो उस समय घर में बहुत सारी काम हो जाती है, ना रहते हुए ना चाहते हुए भी बहुत सारी काम आ जाती है, और लड़कियों को तो खास करके, लड़का को तो पेरेंट्स छोड़ भी देती है, मम्मी छोड़ भी देती है, नहीं बोलती है, बट आपको तो किचन में मम्मी बोलती होगी हाथ बटाने के लिए या कुछ काम करने के लिए, तो फिर आप वो सब सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते? जैसे कि अभी एक एज ए स्टूडेंट हम ही, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो बहुत बार मम्मी कुछ बोलती है तो हम लोग क्लास का बहाना देते हुए निकल जाते हैं वहाँ से कि ये अभी क्लास चलने वाला है या ये होने वाला है। तो आप कैसे, मतलब क्या करते थे, कैसे मैनेज करते थे काम और स्टडीज़? क्योंकि घर पे रहने के बाद कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ ही जाते हैं बच्चे को। सबसे पहले तो मेरे घर वालों का पढ़ाई के लिए हमेशा से सपोर्ट रहा है, बचपन से लेके अभी स्टिल। मेरा एग्ज़ाम निकल गया है तब भी मेरे घर वालों का सपोर्ट है काम के लिए। तो मेरा तो स्टार्टिंग मॉर्निंग होता था तो पढ़ाई से ही होता था, कोई काम नहीं। उसके बाद जैसे मेरे को अभी खाना कुछ अच्छे से नहीं आता बनाने, तो खाने के अलावा जो काम होता है घर का, जैसे झाड़ू पोछा, एक्स्ट्रा काम, तो वो झाड़ू पोछा वाला काम, बर्तन वाला काम मेरा होता था। तो इससे होता था कि अब मेरा एक्सरसाइज भी हो जाता था। आप इतने देर बैठ के पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, बॉडी का कुछ चाहिए कि एक्सरसाइज हो, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो। एक जगह बैठ के फिर आप माइंड में भी ठीक से कोई समझ में नहीं आएगा बात। तो मेरा वही रिफ्रेशमेंट कह सकते हैं कि एक्सरसाइज की तरह हम लेते थे अपने झाड़ू पोछा को। तो इससे माइंड पे भी बर्डन नहीं होता था और एक आध घंटे के लिए हम फ्री भी हो जाते थे। तो यही मेरा काम होता था डेली का। जैसे हम लोग क्या होता है कि अगर आधा घंटा भी पढ़ते तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं उसमें और बाहर घूमने चले जाते हैं, तो इस तरह का आप गलती नहीं करते थे? मेरे भाई बहन इस एंटरटेनमेंट में मेरा साथ देते थे। जब हम बोर हो जाते थे और उन लोगों के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते थे। कि घर पे तैयारी कर रहे थे तो कभी मन टूटा नहीं कि अब छोड़ देते, अब रहने देते, अब तैयारी क्यों करें, अब नहीं होगा हमसे? मतलब जब नेगेटिव वाइब्स आती थी तो आप क्या करते थे? कोई भी, हर स्टूडेंट को एक लगता है कि एक डिप्रेशन के ड्यूरेशन में नेगेटिव वाइब्स आता ही होगा, जैसा कि मुझे भी लगा था। तो उस टाइम में एक होता है कि शुरू से था कि करना ही है, तो एक मन में उस समय खुद से क्रिएट करते थे कि अगर अभी छोड़ देंगे तो फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए, और बाकी को भरोसा भी नहीं रहेगा। जब हमको खुद पे भरोसा नहीं है तो दूसरे कैसे कर सकते हैं भरोसा।
तो एक खुद से एक पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करना होता है ना, वही करते थे कि नहीं करना है खुद आगे, मतलब एक ऐसा कुछ करे कि एग्जाम्पल सेट हो। तो मेरे माइंड में हमेशा से रहा कि आसपास के मतलब गर्ल्स को देखते थे कि 12th हुआ शादी कर दो या फिर पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो हमेशा से लगता था कुछ ऐसा करो कि सबके लिए इंस्पिरेशन हो कि नहीं वो देखे तो मेरा एग्जाम्पल सेट करे कि ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो लगेली आज बोल सकते हैं कि बहुत सारी लड़की कांटेक्ट कर रही है घर बैठे, जो घर पढ़ना चाहती है लेकिन पढ़ नहीं पा रही है, तो उनको अब लग रहा है कि नहीं हम कर सकते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं एक एग्जाम्पल सेट हो गया है मिडिल फैमिली के लिए, मिडिल क्लास। जैसे आप शादी के बारे में बोले दीदी, तो ये तो फैक्ट बात है, यूनिवर्सल बात है कि इंडिया के लिए कि जो मिडिल क्लास के फैमिली जो होते हैं उसके पेरेंट्स पढ़ाने के बजाय वो ज़्यादा पैसा तिलक के लिए बचा के रखते हैं, दहेज के लिए बचा के रखते हैं कि दहेज में देना पड़ेगा। तो और क्या होता है कि जब एज 21 क्रॉस कर जाते हैं मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों का, तो सोसाइटी में और अपने रिश्तेदारों से दबाव आने लगता है कि शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। तो आपको भी तो ऐसा सिचुएशन आया होगा, तो आप ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकले? नहीं, अभी तक मेरे फैमिली में ऐसा कुछ मेरे लिए ऑफर या फिर बोल सकते कोई बात नहीं चला था। मेरे घर से पढ़ाई के लिए फुल सपोर्ट था। कहीं ना कहीं शुरुआत से टीचर्स का जो गाइडेंस था, तो इसके लिए पेरेंट्स का भी हमेशा से सपोर्ट रहा है। टीचर्स के बात सुनते थे कि नहीं ये लोग में योग्यता है, कर सकती है, तो मतलब उन लोगों का वो माने एक्सेप्ट किए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। तो हर तरह से हम लोग को पेरेंट्स का, मुझे मेरे भाई बहन को पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है। और मैं और दूसरे पेरेंट्स को भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप दहेज के लिए इतने पैसे जुटा सकते हैं, दहेज के लिए उसका 10% भी अगर आप अपने बच्चों के खर्च पे दे दें, तो आपको उस दहेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कौन कौन सा बुक प्रीफर करेंगे बीपीएससी एस्पिरेंट को? आप अपने समय जो आप प्रिपरेशन किए थे अभी, तो आप कौन कौन से बुक से प्रिपरेशन किए थे, ये बता दीजिए। मैंने हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया है। और अगर मेन ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फैक्ट बेस पे पढ़ लो तो हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। हर चीज़ के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक, जो कि हर टॉपिक का आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने हर चीज़ का स्टैंडर्ड बुक फॉलो किया। जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का बुक, बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद, और साइंस के लिए मैक्सिमम तो साइंस प्री तक ही ज़्यादा काम आता है, तो उसके लिए 9th और 10th का एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं तो लगभग 90% क्वेश्चन आपका प्री से हो जाएगा साइंस का। तो मैंने एनसीईआरटी साइंस के लिए 9th और 10th का पढ़ा। उसके बाद तो करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब का जो भी वेबसाइट और यूट्यूब है उसी का किया। तो यूट्यूब पे कौन कौन, आप जैसे बोले कि यूट्यूब से हम तैयारी किए, तो आप यूट्यूब पे कौन कौन सा चैनल देखते थे? आप किसी का सब्सक्रिप्शन लिए थे, किसी का पैकेज लिए थे अनअकैडमी वगैरह का, या आप यूट्यूब वीडियो लेक्चर देखते चले गए पार्टिकुलर टीचर का, या क्या आप कोई पैकेज ख़रीदे थे ऑनलाइन क्लासेस के लिए? नहीं, मैंने कोई भी यूट्यूब या फिर कोई अदर ऑनलाइन कोर्स ऐप पे नहीं ज्वाइन किया था। जो भी यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल वीडियो है वही, जैसे कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए वीर ताल्यान का वीडियो हो गया, फिर मेरे जो ऑप्शनल पेपर है सोशियोलॉजी उसके लिए स्लीपी क्लासेज, और इस पे इकोनॉमिक्स का भी बेसिक नॉलेज अच्छे से दिया हुआ है, तो स्लीपी क्लासेस से सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। और उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एक अनअकैडमी के टीचर हैं मधुकर कोटवे, उनका यूट्यूब पे फ्री लेक्चर है वो। उसके बाद सुमित राठी, टारगेट विथ आलोक हैं, इन सब का ज्योग्राफी के लिए वीडियो देखे। और उसके बाद बिहार के लिए एडुटेरिया, जीके बकेट, ये सब वीडियो देखे। तो यूट्यूब पे आपको मतलब यूट्यूब पे सारे कंटेंट मिल गए, आपको किसी चीज़ की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी? यूट्यूब पे लगभग सारे कंटेंट आपके सिलेबस में जितना है वो तो अवेलेबल है ही। जैसे कि अगर कोई टॉपिक पर्सनली आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि पॉलिटी में मेरे को हमेशा से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट समझ में नहीं आता था, कोई भी कितना भी टीचर का वीडियो देख लो समझ में नहीं आता था। तो एक राज्यसभा टीवी है, चैनल है, उसका भी मतलब प्रॉपर टॉपिक करके वीडियो आता है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उस पर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, उससे समझ में आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ आपको हर जगह एक ही जगह सब समझ में आ जाए, आप 1-2 बार और कहीं सर्च कर सकते हैं।
बिहार के लिए भी मैंने बहुत सारे रिसर्च किए थे, तो उसमें भी मिल जाता है, सारा कंटेंट है, आप खोजने चले तो सब मिल जाएगा। तो वीडियो का एंड करते समय आ गया, तो आप जैसे बीपीएससी एस्पिरेंट को आप क्या राय देना चाहते हैं? जैसे प्री का पहले दे दीजिए, फिर उसके बाद मेंस हाँ, का दीजिए। आप सबसे पहले तो ना आप हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट बनाइए। आपको स्टार्टिंग में बहुत बार लगेगा कि मैंने जैसे लक्ष्मीकांत को 8 से 10 बार पढ़ा है, स्पेक्ट्रम पढ़ा है 8 से 10 बार, तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझ में आएगा, पहली बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन तीसरी बार है कि आपको समझ में आने लगेगा, चौथी बार पॉइंट्स याद होने शुरू हो जाएंगे, पाँचवीं बार आपको फिर कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा, तो आपको टाइम देना होगा। तो शुरुआत कीजिए, फिर आपको समझ में आने लगेगा। अगर आप सच में कंटिन्यू होकर मेहनत करना चाहते हैं तो हो जाएगा। तो और मेंस के लिए आप क्या राय देना मेंस चाहते के लिए है कि अगर आप स्टार्टिंग से, जैसे कि मैंने बोला, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो मेंस राइटिंग के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर रहेगा कि लिखना क्या है। और उसके बाद मेंस, जैसा कि बोले कि करंट अफेयर्स बेस होता है, तो आप करंट प्री से जैसे करंट का तैयारी कर रहे हैं, तो करंट को एक जो मेन रिपोर्ट वगैरह हुआ, जैसे कि एनसीईआरबी का क्राइम रिपोर्ट होता है, इंटरनेशनल जो भी रिपोर्ट होता है, वो आप एक कॉलम बना के लिखते जाइए। मैंने मतलब मेरा जो बीपीएससी का मैक्सिमम आंसर था, तो या तो कोई रिपोर्ट से स्टार्ट होता था या फिर इंटरनेशनल कोई भी था इंडेक्स वगैरह, उससे स्टार्ट होता, तो इससे वेटेज मिलता है। तो आप अभी से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसमें रिपोर्ट में आप रिसेंट दे सकते, पहले का भी इशू दे सकते हैं। तो ऐसे ही आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारे मेरा मेंस का मेन फोकस था कि दृष्टि के मैंने वेबसाइट पे बहुत सारा एडिटोरियल और क्वेश्चन आंसर मिलता था, तो मैंने वहीं से तैयारी किया था। अब बात आती है इंटरव्यू पे कि इंटरव्यू फेस कैसे करते हैं हम। अक्सर ये कंप्लेन आया है या अक्सर मूवी में दिखाया गया है कि बिहारी जो होते हैं वो इंटरव्यू में फ़ेल कर जाते हैं। अगर दिल्ली जाते हैं या यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी इंटरव्यू में बहुत बिहारी बच्चे फ़ेल कर जाते हैं, बस इंटरव्यू के चक्कर में, क्योंकि उनके पास एक एटीट्यूड जो होती है इंटरव्यू के लिए वो नहीं डेवलप कर पाते हैं। वो नॉलेज से बहुत ज़्यादा रहते हैं लेकिन इंटरव्यू में छटा जाते हैं। तो उनके लिए क्या राय देना चाहते हैं आप? इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? इंटरव्यू के लिए मैंने कोई बेसिक प्रिपरेशन नहीं किया था। मेरा जो मैं ये भी आपको बताई ना कि हर टॉपिक का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा जो इंटरव्यू था ना, मेन था कि मेरे जो ग्रेजुएशन पेपर पॉलिटिकल साइंस उस पे बेस्ड था। तो मेरा क्वेश्चन का जैसे शुरुआत ही हुआ था कि अच्छा बताइए, अध्यक्ष जो थे वो पूछे कि बताइए कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उसका चुनाव कैसे होता है। तो उस समय मतलब स्टूडेंट के मन में आ जाएगा अच्छा उसका चुनाव भी होता है, लेकिन उसका चुनाव नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं उसके एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं। तो मैंने बस यही बोला सर उसका चुनाव नहीं होता है, वो एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है। तो इसके बाद आगे सर क्वेश्चन ही नहीं पूछे। तो उसके बाद बोले ऐसे ही कुछ। तो बस ना आपका बेसिक नॉलेज का टेस्ट होता है, आप अपने आप को कितने मतलब इजीली वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं वही। तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज रहेगा, मैंने तो ग्रेजुएशन लगभग 2017 में ही छोड़ दिया था, उस पेपर को छुआ भी नहीं था, लेकिन एक बेसिक नॉलेज था। तो लगभग मेरा इस बार का 90 गया था हाईएस्ट इंटरव्यू में, मेरा 85 आया था, जबकि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। अच्छा, इंटरव्यू में जो जाते हैं आप लोग अंदर, तो कितने लोग बैठे रहते, कितने फीमेल रहते, कितने मेल रहते हैं? डिपेंड करता है। मेरा जिस बोर्ड में था, मेरे को बोर्ड का नाम तो नहीं पता, लेकिन मेरे बोर्ड में 4 मेल टीचर थे और फीमेल नहीं थे मेरे बोर्ड में। और बाकी जो भी बात कर रहे थे उनमें किसी में 2 मेल 2 फीमेल, किसी में 1 फीमेल, ऐसे करके थे, लेकिन मेरे में सारे मेल टीचर थे। इसमें ड्रेस कोड भी होती है क्या? जब अंदर जाते हैं तो ड्रेस कोड थोड़ा लगा, मतलब साड़ी ड्रेस या कोड फिर सूट पहन सकते हैं, फॉर्मल ही रहता है सबका ड्रेस। इसके अलावा कोई ड्रेस, अदर ड्रेस नहीं पहन सकते? इसके अलावा तो नहीं देखे हैं। मतलब फॉर्मल में तो यही आता है ना, इंडिया का जो कल्चर है, आप मतलब ब्लॉक या फिर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अपने कल्चर को भी रिप्रेजेंट करेंगे ना। थैंक यू दीदी, आपने मेरे चैनल पे आके अपना इंटरव्यू दिया, और ये श्रेय अंकित को जाता है क्योंकि वही मुझे हेल्प किया इस इंटरव्यू को सफल बनाने में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।